अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, वो मुहावरा तो आपने एक सुना होगा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। इंडिया का भी कुछ वही हिसाब है। आपने मल्टीपल इंडियन न्यूज एजेंसीज को और इंडियन ओशन प्लेटफॉर्म्स को ये रिपोर्ट करते हुए देख लिया होगा कि डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने ये कहा है कि पाकिस्तान किसी राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन नहीं कर पाया और पाकिस्तान के क्लेम्स झूठे हैं। अब इंडिया के इन क्लेम्स के मुंह पर जूता मारा है खुद डसॉल्ट एविएशन ने, जो फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट बनाती है कंपनी, फ्रेंच कंपनी है। उसकी 8 जुलाई की ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है। इस डसॉल्ट एविएशन से अगर आप पूछोगे ना कि इनकी जिंदगी का बदतरीन सौदा क्या था, तो वो ये बोलेंगे कि हमारा बदतरीन सौदा इंडिया को देना था। इंडिया के बाद लोगों ने अपने ऑर्डर कैंसिल करवाना शुरू कर दिए। जो मट्टी पली थी इधर, इनकी 7 मई ये दिन हुई, इनके जहाज गिरा दिए। 4 राफेल गिराए, 3 अलग अलग जहाज गिराए भाई। अब 7-0 है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीईओ ने इंडियन राफेल जो कि ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए, उनकी ऑपरेशनल या टेक्निकल एस्पेक्ट या उनके लॉस को लेकर कोई बात नहीं की। और जो इंडियन मीडिया यहाँ रिपोर्ट कर रहा है और डसॉल्ट एविएशन के सीईओ का नाम लेकर रिपोर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये क्लेम करती है कि उन्होंने 3 राफेल, एक SU-30, एक मिराज 2000, एक MiG-29 और एक हेरोन ड्रोन शॉट डाउन किया। इंटरनेशनल मीडिया भी ऑलमोस्ट इन्हीं चीजों को ही क्लेम कर रहा है। यहाँ फ्रांस की तरफ से ये क्लेम किया गया कि वो एक राफेल के लॉस को तो कंफर्म कर रहे हैं, बाकी 2 को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके बाद फ्रांस इसी नैरेटिव को ही आगे लेकर चलता है, जो कि सबके जहन में भी था कि फ्रांस फेस सेविंग तो ढूंढेगा, क्योंकि राफेल को आज से पहले उसकी 20 साल के अराउंड जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है उसमें कोई शॉट डाउन नहीं कर पाया। इस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने, चलो मैं आपको इसकी राफेल की थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं। ये क्या है, इसकी इससे पहले भी कोई खास औकात नहीं थी भाई। ये इराक और सीरिया में करता था बमबारी। अच्छा, इराक के पास उस टाइम कोई एयरफोर्स नहीं थी क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने पूरा क्या नाम है कैप्चर कर लिया था, ISIS ने। तो एयरफोर्स के सामने तो उसने कब इसका काम सिर्फ ये हो गया था, जहाज गुजरा बम गिरा दिया। वो कोई भी लल्लू पंजू सा जहाज बल्कि ड्रोन भी गिरा सकता है। जहां पे राफेल का टेस्ट हुआ सामने वाले जहाज से, 4th जनरेशन पाकिस्तान राफेल 4.5 क्लेम करता है। और क्या मट्टी पलीत हुई कि 2 दिन तक तो इनको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा कि कहीं ऊपर ही से ना बम आ जाए। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी अपने निशाने पर लिया हुआ है क्लोज कॉम्बैट में। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि राफेल कितना ज्यादा कैपेबल और खतरनाक एयरक्राफ्ट है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ ही मिनट्स के उस ऑपरेशन में मल्टीपल राफेल एयरक्राफ्ट चुटकियों में जमीन बोस कर दी है। ना सिर्फ राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, बल्कि उसके साथ साथ राफेल का जो GPS डाटा लिंक था, इनकी रेडियो ट्रांसमिशन थी, वो सब जैम की। और राफेल के पायलट्स जो आपस में बात कर रहे थे, वो तक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रिलीज कर दी। And I have audio from Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen. आप नीचे पढ़ो, राफेल विक्टिम फॉर्मेशन, मतलब खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो गई है उसकी। जिसकी आवाज थी मतलब विक्टिम फॉर्मेशन बता रहे हैं, राफेल की विक्टिम फॉर्मेशन नीचे लिखा हुआ है। Explosion in the air. जिसके बाद राफेल की मार्केट भी गिरी और दुनिया में इसका जो एक ऑरा था और इसका जो एक डर था अपने मुखालफीन पर, वो भी खत्म हो गया, हवा हो गया। इंडिया उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बनाता है। पहले ये कहा जाता है कि जी ये तो बेसिकली डिकॉय ड्रोन्स थे जिनको पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया और वो गलती से इन्हें राफेल समझ बैठा। इसी तरह का एक आप ट्वीट देख सकते हैं कि जी कोई फलां F-16 के पायलट हैं, उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने तो डिकॉयज यूज किए और राफेल तो गिरे
ही नहीं ये डिकॉयज को बेसिकली जाके मिसाइल लगे। डिकॉय एक एयरबोर्न इक्विपमेंट मिसाइल टाइप ही होता है, लेकिन ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है कि दुश्मन के रडार को ये एक कोई एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन नजर आती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को और रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं। अब ये जो डसॉल्ट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो इन तमाम रिपोर्ट्स के मुंह पर जूता है। अब डिकॉय वाली ये कहानी फेक क्यों है, उसकी एक रीजन है। डिकॉयज तब यूज हो सकते हैं जब आपके एयरक्राफ्ट जैम ना हुए हों और एयरक्राफ्ट प्रॉपर ऑपरेशनल फ्रीडम में जाके दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो। यहाँ तो ये हुआ था कि जैसे ही कुछ इंडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी मसाजिद पर और सिविलियंस पर बॉम्बिंग की, उसी वक्त पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया और ये जितने भी इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशंस थी इनका आपस में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वही जैम होगी, वो कट होगी कंप्लीटली। और इस चीज को इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट एलन वांस ने भी कंफर्म किया है। और बाय द वे उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ को साइड करते हुए उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने 3 नहीं बल्कि 4 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, और जो चौथा राफेल है वो 10 मई की सुबह को शॉट डाउन किया गया, और जिसके बारे में कॉन्स्पिरेसी भी है कि उसमें शिवांगी सिंह इंडियन पायलट मौजूद थी। लेकिन ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में अभी हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट 2 राफेल के बारे में सबूत हमारे सामने है। एक राफेल जो बठिंडा में गिरा जिसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा राफेल जिसकी रेडियो ट्रांसमिशन या उसकी कॉकपिट ऑडियो को पाकिस्तान ने रिलीज किया। वो एयरक्राफ्ट कश्मीर के ऊपर गिरा और उसके फॉर्मेशन मेंबर्स खुद कह रहे हैं कि हमने अपने एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट होते हुए देखा है, जिसका फेमस कॉल साइन गॉडजिला 3 था। अब इंडियन साइड पर ये मुख्तलिफ स्टोरीज बनाई जा रही हैं। जैसा कि आप हमारे डिफेंस मैट्रिक्स भाई को देखें तो उनके नजदीक राफेल एयरक्राफ्ट टेक्निकल फेलियर की वजह से गिर गया है, पाकिस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अब आपके सामने है कि इनके अपने बयानात भी आपस में नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ फ्रांस ने भी इनके साथ जो किया है वो ये आने वाले वक्तों में याद रखेंगे। और फ्रांस की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है ये इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। इससे पहले तो क्रेडिबिलिटी इंडिया की ऑब्वियसली डैमेज हो ही चुकी है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में भी डैमेज करती है कि इंडियन मीडिया ने डसॉल्ट एविएशन के सीईओ का नाम लेकर एक गलत खबर चलाई और कई दिन उस पर रिपोर्टिंग की। और अब ये इतने भी इंडियन मीडिया और लंड भक्त एक ही है, मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इनकी बनी हुई है उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है वो सारे कॉपी पेस्ट करके कोई ट्विटर कोई फेसबुक कोई मीडिया पे। तो जो ये लंड भक्त थे ना, लंड भक्तों ने ये एक स्पैम करना शुरू करा था, लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए शिव भड़वे, राम गांडू और लंड भक्तों पे एक गोबर मारा है। गोबर हालांकि तो वो खा भी लेके वापिस, लेकिन गोबर मारा है। शर्म है कि ये अपनी पुरानी खबरों पर माफी भी नहीं मांगेंगे और ना ही अपनी पुरानी खबरों को डिलीट करेंगे। इंडिया के अपने रिटायर्ड आर्मी जनरल जशमूर इंडियन मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं आप खुद सुने। सही जगह पे सुनाया इसने, ऐड आ गई। मैंने क्या किया ऑप्शन 2 में, पूरे देश की बेइज्जती करी। क्या की? हमारे टीवी चैनल्स ने देश की बेइज्जती करी। कैसे करी सुन लो। ये कह रहा है कि ये क्लेम किसने किया? इंडियन नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट डाउन कर दिए, उनके पायलट कैप्चर कर लिए, हमारी कस्टडी में पायलट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर के अंदर घुस गया, आसिम मुनीर को जो है टूर से हटा दिया, नया चीफ अपॉइंट हो गया है, और लाहौर, रावलपिंडी, इन सब शहरों के अंदर इंडियन आर्मी घुस गई है। और तो और एक ने तो ये भी कह दिया कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है सुअर का बच्चा है, और आग लगा दो कराची को। क्यों रोकी हुई है? कराची को क्यों रोक रही है नेवी? आग लगा दो पूरी कराची को। ये नहीं कि बंदरगाह में मार दो, शिप तोड़ दो, आग लगा दो, शहर को आग लगा दो। जो ये सोच लीजिए हमारा ये तो क्या हुआ, वर्ल्ड न्यूज ने हमारी बेइज्जती करी। क्या बोला उन्होंने? कहा इंडियन टेलीविजन हैज अचीव्ड द एस्टोनिशिंग फीट ऑफ मेकिंग सोशल मीडिया अपीयर सेम। भाईजान बेइज्जती भी उसी की होती है जिसकी माशरे में इज्जत हो। तुम्हारी मीडिया की रैंकिंग ऑलरेडी 169 पे थी, तो वो ऑलरेडी बेइज्जत था। ये है कि हम पाकिस्तान को तुम लोगों ने उस जंग के अंदर कोई हंसने का मौका दिया है, तो वो सबसे पहले तो तुम्हारे जहाज़ों ने गिरने के बाद, उसके बाद तुम्हारे 250 बंदे हमने शेलिंग में मार दी तब हम हंसे, और पहलगाम में जो कुत्ते मारे उस पर ज़्यादा हंसे, उसके बाद 10 मई के दिन जो हमने तबाही मचाई उस पर हंसे, उसके बाद 9 और 8 मई के जो दरमियान रात थी जब वो मैच रुकवाया था आसिम मुनीर ने इम्पैक्ट प्लेयर आके ग्राउंड के अंदर, तो
वहां एक खबर चली थी कि फूक डालो कराची को इंटर हो गया, वो ज्यादा फनी सीन था। तो इनका मीडिया जो है वो जोकर है, जैसे इनके भगवान जोकर है ना, शक्लें देखो आप किसी का, हाथी का, बंदर का, सुअर का मुंह, तो इसी तरह ये भी जोकर ही है, अपने भगवानों के नक्शे कदमों पे ही है। इसने क्या कहा न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे बारे में, एंकर्स एंड कमेंटेटर्स बिकेम cheerleaders of war between two nuclear armed states. Some well-known TV networks aired unverified information or even fabricated stories amid the burst of nationalistic fervor. एक है nationalistic hyper, एक triumphalism, हम जीत गए वो घुटने पे टेका हुआ। फालतू इतनी हमारी साख गिरी है इस पूरी चीज के अंदर, ये लगे रहे तो पोस्टर वगैरह, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे टीवी ने हमारी फोर्सेस की बेइज्जती करी, देश की बेइज्जती करी, और फिर भी तुम इन लोगों को देखते हो। फिर भी ये देखो एनालिसिस है टाइम्स नेटवर्क की, ये वॉर चाहिए जल्दी, आग लगा दो, कुछ मत छोड़ना। नेवी नजदीक भी नहीं थी, नेवी कई सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, टैंक मोबिलाइज ही नहीं हुए, फौज इस्लामाबाद पहुंचा दी हमने, लाहौर को भी घेर लिया था। तो ये जो है हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा सोशल मीडिया, जिसमें राजौरी छोड़ के ये लोग भाग चुके थे, पाकिस्तान के हवाले रहा, पाकिस्तानी फौजी अंदर तो घुसे पड़े थे राजौरी के अंदर, पूंछ के अंदर। तो और ये अपने लड़ भक्तों को, तो ये वही वाली कहानी आपको याद है, एक राजा था जिसकी सल्तनत जल रही थी और पहाड़ पे चढ़ के बांसुरी बजा रहा था। अब वो तो गोरा था, ये तो है भी काले, ये ज्यादा रगड़े में आएंगे। और इनके सामने, गोरे के सामने गोरे की लड़ाई थी, इधर मुसलमान के साथ लड़ रही है, तो इधर तो इनका जो हाल होना है वो इन्होंने 1000 साल से देख लिए कि क्या हुआ है। और हमारे टेलीविजन पे नकेल को डालेगा या अगली बार ये और उधर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर